हाँ चलो ध्यान दो, देखो कल हमने ये लिया था रेक्टिफायर, हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो रेक्टिफायर हैज़ टू टाइप्स, एक रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक रहता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। उसमें का हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कल देखा, ठीक है। उसका एप्लीकेशन बस बाकी था, वो बोलता हूँ आपको। हाफ नाम ही इसका हाफ वेव है, तो ये कहाँ यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज फॉर पावर सप्लाई इन वॉकमैन। वॉकमैन मतलब एक टाइप का कैसेट प्लेयर है, ठीक है। वहाँ पे पावर सप्लाई, ज़्यादा पावर सप्लाई आपको लगेगा नहीं, तो इन दैट केस आपका यूज़ होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन पॉकेट रेडियोज, इट इज़ यूज फॉर लो कॉस्ट पावर सप्लाई, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपका लेकिन इतना ये नहीं है, कॉस्ट कम रहेगा, वो केस में आपका हाफ वेव यूज़ होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन बैटरी चार्जर, ठीक है। तो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये कल हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट वन है आपका फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में देर आर टू टाइप्स, एक रहता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप और एक रहता है आपका फुल ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आज हम दोनों देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले तो सेंटर टैप का काम क्या है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है दो पार्ट में। तो यहाँ पे दिस इज योर ट्रांसफार्मर, कल हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का सिंबल ये ऐसा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, ये होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो है इसको हम बोलते हैं कोर। तो ये क्या करता है, इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज दूंगा, यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा इधर सेम वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर ये सेंटर टैप क्या करता है, तो आपके वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज कि यहाँ पे वोल्टेज आपका 100, तो यहाँ पे जब जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सेंटर टैप ये क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज देगा 50 वोल्ट, इधर रहेगा आपका वोल्टेज 50 वोल्ट, ठीक है। तो सेंटर टैप का काम है वोल्टेज को क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया है सेंटर टैप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। उसके बाद यहाँ पे हमने दो डायोड लगाया है, एक है D1, एक है डायोड आपका D2। कल के इसमें हमने क्या किया था, देयर इज ओनली वन डायोड, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो डायोड लगाया है, ठीक है। फिर लोड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया है और इधर ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये लोड रेजिस्टेंस आप ऐसा साइड में भी दिखा सकते हो, लेकिन ये वाला डायग्राम इजी है एज कंपेयर टू साइड वाला, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे RL लिखा और इधर क्या लिखा हमने, वोल्टेज, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। कल का डायग्राम याद है ना, कल के डायग्राम में क्या था, हमने लोड कहाँ पे निकाला था, हाँ हमने ये RL निकाला था और इधर आपको आउटपुट मिल रहा है। ये वाले डायग्राम में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला इजी है, इसके लिए फिर मैंने ये वाला डायग्राम निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने RL लिखा और इसी पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अभी ये वर्क कैसे करता है, अगेन इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सर एग्जाम में हमको दोनों पार्ट्स का डायग्राम निकालना है, तो बिल्कुल नहीं, पहले हम समझते क्या है। आपने ये मेन डायग्राम निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कल हमने देखा, ये होता है आपका AC का वेव फॉर्म, ठीक है। इसमें रहेगा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर रहेगा आपका निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो जब मैंने 230 वोल्ट इसको दिया, इसने क्या किया, ट्रांसफार्मर ने उसको कम किया, उसका वैल्यू कम किया, कम करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा है मैंने VI का मतलब इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है मैंने VS, तो VS का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, VS/2, VS/2, ठीक है। अभी ये है डायोड D1, दिस इज डायोड D2। अभी क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अभी देखो डायग्राम में क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस, इधर रहेगा प्लस माइनस, नीट बघा, प्लस माइनस, इधर क्या रहेगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आता है, तो पॉजिटिव साइकिल में इधर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, तो डायोड D1 क्या लग रहा है आपको, डायोड D1 क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा या रिवर्स रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, क्योंकि कल भी हमने देखा ना, ये ऐसा डायोड है, इसको प्लस लगाया, इसको लगाया माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा, मतलब क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। तो ये वाला डायोड आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या रहेगा, सर्किट रहेगा ऑन, मतलब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उसी टाइम यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे भी आपका क्या है, प्लस माइनस। तो डायोड D2 के लिए, ये आपका डायोड D1। अभी डायोड D2 के लिए क्या हो रहा है कंडीशन, डायोड D2
इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस, मतलब इसको माइनस आ जाएगा, इसको आ जाएगा प्लस। तो अगर इसको माइनस प्लस आ गया तो मतलब ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मतलब क्या रहेगा आपका, ऑफ। आ रही बात समझ में। तो पहले हाफ साइकिल में क्या रहेगा, डायोड D1 ऑन रहेगा, डायोड D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। समझा इतना, ऑनलाइन बैच समझा क्या? यस सर। हाँ देखो मैं यहाँ पे मतलब ये आपका आउटपुट का डायग्राम है, इससे आपको समझेगा। इधर है आपका V, दिस इज ओमेगा T, इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया। एग्जाम में सर इतना पूरा निकालना है, तो एग्जाम में आपने ये वाला इनपुट निकाला और लास्ट में डायरेक्ट ये निकाला तो भी चलेगा। मैंने बस समझाने के लिए आपको ये दो निकाला है। दो क्यों निकाला है, तो यहाँ पे अभी देखना, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड ऑन रहेगा, डायोड D1, और ये क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा। तो अभी कैसे आएगा देखना आउटपुट में। अगर आपका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे डायोड D1 क्या रहेगा आपका, ऑन, लेकिन D2 क्या रहेगा आपका, D2 क्या रहेगा आपका, ऑफ। ऑफ मतलब आपको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑन, इधर क्या रहेगा आपका D1 ऑन, इधर क्या रहेगा D2 ऑफ, ठीक है। ये किसके लिए, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अभी नेक्स्ट इसमें देखना, जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होता है। निगेटिव हाफ साइकिल में अभी ये पोजीशन आपका चेंज होगा, यहाँ पे प्लस माइनस था, अभी निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब इधर माइनस प्लस और इधर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। जब ऐसे होगा तो क्या होगा, डायोड D1 क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा या रिवर्स रहेगा। देखो ना यार, इसको निगेटिव आया ना, तो और इसको ये वाला एंड पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव मतलब रिवर्स बायस। तो डायोड D1 क्या रहेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या रहेगा, ऑफ, तो यहाँ पे रहेगा ऑफ। D2 के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो D2 फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या रहेगा, ऑन। आ रही बात समझ में। तो यही मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कि इन केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे डायोड D1 क्या है, ऑफ है, लेकिन D2 क्या है, ऑन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D2 ऑन। नेक्स्ट इसमें क्या है, D1 ऑफ है, लेकिन D2 क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं D2 ऑन, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों लगाया ना, दो डायोड लगाया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आउटपुट कैसे आएगा। देखो अभी यहाँ पे D1 ऑफ है, लेकिन D1 क्या है, यहाँ पे D1 ऑफ है, लेकिन पहले इसमें क्या है, ऑन है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑन ही मिलेगा। नेक्स्ट इसमें ये ऑफ है, लेकिन ये क्या है, ऑन है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। नेक्स्ट ये ऑन है, ये ऑफ है, तो यहाँ पे मुझे ऑन ही मिलेगा। यहाँ पे देखो ये ऑफ है, लेकिन ये क्या है, ऑन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D1 ऑन, इधर D2 ऑन, वैसे ही D1 ऑन, D2 ऑन। तो मुझे कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस वेवफॉर्म मिल रहा है। आ रही बात समझ में। जब ऐसा वेवफॉर्म मिलता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझा। और यहाँ पे भी देखो ना आप, अभी यहाँ पे जब ये प्लस माइनस है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा, ठीक है, मतलब ये ऑन रहेगा। निगेटिव में रिवर्स करंट फ्लो होगा तो वो ऐसे होगा, ये करंट ऐसा होगा, तो इसका डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है मतलब फिर ये वाला हम लेंगे नहीं, हम कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। ये केस में देखना, निगेटिव में देखना कैसे रहेगा, माइनस प्लस है, इधर क्या है प्लस, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये हम लेंगे नहीं, हम कैसा लेंगे, नीचे वाला। और दोनों में देखो करंट का डायरेक्शन, फॉरवर्ड में भी आपका करंट का डायरेक्शन सेम है, रिवर्स में भी करंट का डायरेक्शन क्या है आपका, सेम है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑन 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 ऐसे मिल रहा है, क्योंकि मैंने कल आपको कंसेप्ट क्या बताया, डीसी करंट का मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड में करंट का डायरेक्शन ऐसा है, रिवर्स में भी करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, बराबर। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, समझा है, ऑनलाइन बैच समझा।
सर। हाँ निकालो, चलो ये निकालो, वो वाला दो, बाकी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, इतना निकालो, डेफिनेशन बोलता हूँ, और वो वेवफॉर्म आपने निकालना है। ठीक है, बाकी राइट अप का पार्ट मैंने कल नोट्स दिया, जो नहीं थे तो ऑफिस में आके नोट्स लेके जाना। ठीक है, मैंने वो दिया है, उसमें से आपको लिखना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ओके। यस सर। यस सर। आज मैंने एग्ज़ाम का बोला है तो प्लीज़ एग्ज़ाम देना आपको कॉलेज के बाद। हाँ, एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बेटा, याद रखो। क्लास लगाया तो उसका यूज़ कर लो। हाँ 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो। बेटा तू काल नव्हता का? ऑनलाइन एकदा जॉईन करना, मला तो फक्त स्क्रीनशॉट टाक। श्रेयस, अक्षता ओके, अश्विन, निखिल, प्रणव, रोहित, साहिल, शिफा, श्रेयस, सुमित ओके है। यस यस सर। सर। हाँ चलो डेफिनेशन लिखो। अ फुल वेव रेक्टिफायर is an electronic circuit which uses a center tap transformer and allows DC current to flow through the loads during entire period of input AC cycle. ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ इनपुट AC साइकिल। अगर याद रहेगा आपको कल, तो कल के इसमें हमने देखा था ओनली हाफ पीरियड ऑफ इनपुट AC साइकिल। यहाँ पे क्या है, एंटायर पीरियड ऑफ इनपुट AC साइकिल। एंटायर पीरियड का मतलब क्या, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल, तो इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। तो पूरे साइकिल में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके लिए लिखा हमने एंटायर पीरियड ऑफ इनपुट AC साइकिल। ठीक है, कल के इसमें हाफ वेव में अगर आप देखोगे तो ऑन था ऑफ था, ऑन था ऑफ था, तो इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ पीरियड। दिस इज कॉल्ड एंटायर पीरियड। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन बैच। यस सर। यस सर। फिर उसका ये वाला डायग्राम सर ये दोनों एग्जाम में निकालना है क्या, तो 4 मार्क्स के लिए निकालो, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। अगर टाइम है तो निकालो, नहीं तो आपने ये मेन डायग्राम निकाला और उसके बाद फिर इसके वर्किंग में क्या लिखना है, तो वर्किंग में आपको देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल।
पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन, ये रहेगा रिवर्स बायस मतलब क्या रहेगा, ऑफ। तो उतने पीरियड में आपका करंट फ्लो होगा। फिर निगेटिव हाफ साइकिल में उल्टा, फिर उतने पीरियड में क्या रहेगा, करंट फ्लो होगा। और फाइनली क्या होता है, दोनों का मिलके एवरेज। तो एवरेज मतलब क्या, ऑन 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 ऑन, तो ये ऑन 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 ऑन। ठीक है, निकालो ये वेवफॉर्म निकालो। तो मैं वही बोल रहा था एग्जाम में, ये जो मैंने ब्लू में डाला है वो वेवफॉर्म नहीं निकाला तो भी चलता है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस वेवफॉर्म। ये फुल वेवफॉर्म निकाला तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये इनपुट आपको निकालना ही पड़ेगा, याद रखो। अभी एग्जाम का टाइम है तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, बाद में सच में बोल रहा हूँ आपका वाट लगेगा। हाँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितना क्वेश्चन है बैंक दिया है उतना रट लेते हैं, उनको इजी लगता है। फिर सेम टू में यूनिट टेस्ट 2 में भी वैसे रहता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है तब पता चलता है कि अरे सिलेबस तो बहुत है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों का अच्छा है कि मतलब आप पहले से ही कर रहे हो, ज्वाइन किया है, आप पहले से ही कर रहे हो, और इसमें भी आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, याद रखो। आप लोगों का अभी क्या हो रहा है, बस मैथ्स 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 के पीछे आप भाग रहे हो, तो वैसे मत करो। ये भी सब्जेक्ट्स है, क्योंकि पहले से मैं आपको थ्योरी पेपर का एक्सपीरियंस नहीं था, अभी ये इसमें आपको 3 थ्योरी पेपर है, याद रखना। मतलब बेल है, ईएसी है, पीआईसी है। ईएसी का बैच आपका कॉलेज के बाद रखा है, तो ऑफलाइन ही अटेंड करना, ऑनलाइन नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वालों में जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है वो, और वो वाला पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसा करने वालों सॉल्व, तो प्लीज़ ऑफलाइन ही आना। ठीक है, ठीक है, जाओ आगे। हाँ, और डायग्राम निकालते वक्त वो प्रोजेक्शन लेने के बाद ही आप डायग्राम निकालो। बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन नहीं ले रहे और डायरेक्ट ऐसा ऐसा करके निकाल रहे, तो वैसे मत करो। प्रोजेक्शन लो तो इजी होगा ना आपका। प्रोजेक्शन मतलब ये मेन खींचा, उसके बाद ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ऐसे करके फिर आप डायग्राम निकालो। इधर 0, इधर 0 है, इधर पाई, दिस इज 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर रहेगा आपका 4 पाई। ठीक है, जाओ आगे। चलो अभी इतना ये नहीं बेटा, मुझे वो आज ये रेक्टिफायर पूरा खत्म करना है। हुआ? यस सर। उसके बाद है आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हाँ, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अभी सर ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्या है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं 4 डायोड। हाफ वेव में देखा तो हमने 1 डायोड यूज़ किया था, फुल वेव में देखा तो हमने 2 डायोड यूज़ किया था। ब्रिज वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, 4 डायोड यूज़ करते हैं। सर ये ब्रिज क्या है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उन्होंने ये इन्वेंट किया ये सर्किट, तो ये नाम हटा के बस ब्रिज रेक्टिफायर नाम रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम 4 डायोड यूज़ करते हैं। तो 4 डायोड कैसे, D1 D2 D3 D4, ये आपका 4 डायोड है। इसमें इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, जो मैंने येलो में निकाला है D1 और D3, तो ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ये अगर देखोगे D2 और D4, तो ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब ये जब ऑन रहता है तब ये दोनों ऑफ रहता है, जब ये दोनों ऑन रहता है तो ये क्या रहता है, ऑफ रहता है। इतना सिंपल प्रिंसिपल है। हाँ, रटने की कोशिश मत करो, डायग्राम याद रखो, आपको लिखते आएगा। कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने उसका वेवफॉर्म, तो जो अभी हमने निकाला सेम टू सेम वेवफॉर्म है। ठीक है, अभी इसका देखो कैसा है, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया है, सेम वैसा ही था। हाँ, ये रहेगा आपका प्राइमरी, इधर रहेगा आपका सेकेंडरी। अभी यहाँ पे हमने सेंटर टैप नहीं यूज़ किया है, हमने क्या किया है, पूरा क्या पूरा यूज़ किया है। उसके बाद इसका एक कनेक्शन देखो, एक कनेक्शन इधर दिया है, एक कनेक्शन इधर दिया है, दिख रहा है। हाँ, इसको नाम दिया है 1 2 3 4, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से ये वाला डायोड D2, इसको दिया है D4, ये वाला D1, ये दिया है मैंने D3, और बीच में क्या लिया है हमने,
लोड रेजिस्टेंस और इसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर नाम हम चेंज कर सकते हैं क्या, तो नाम चेंज कर सकते हो आप, आपके इससे देख सकते हो। फक्त मेन कंसेप्ट का है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक साथ काम करेगा, ये दोनों एक साथ काम करेगा। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है देखना, सेम अभी वही कंसेप्ट है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। अभी हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब क्या, यहाँ पे मैं दूंगा प्लस, इधर क्या रहेगा आपका माइनस, नीड बगाता, इधर दूंगा मैं प्लस, इधर दूंगा मैं माइनस। जब मैं इधर प्लस दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इधर देखो इधर आ जाएगा प्लस, बराबर, इधर प्लस आ गया, मतलब ये डायोड को मैंने ऐसे निकाला, दिस इज डायोड D2, इसको प्लस आ गया तो इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस, बराबर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसके पैरेलल में कौन है, ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। आ रही ना बात समझ में, ये देखो ना, इसको इधर से निगेटिव जा रहा है ना, निगेटिव जा रहा है तो इधर से क्या रहेगा पॉजिटिव, मतलब ये दोनों क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 एंड D4 क्या रहेगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या रहेगा ऑन, बराबर। ये जब ऑन रहेगा तो इसका उल्टा देखना, यहाँ पे इसको पॉजिटिव जा रहा है तो इसको इधर क्या रहेगा निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, है ना, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, तो D1 और D3 क्या रहेगा रिवर्स बायस, मतलब ये रहेगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या रहेगा आपका ऑन, बराबर। तो ये दोनों ऑन रहेगा तब ये क्या रहेगा आपका ऑफ रहेगा। फिर करंट कैसे फ्लो होगा, करंट आएगा इधर से 1 से आएगा, फिर कहाँ जाएगा देखो 1 से जाएगा D2, D2 से जाएगा इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसा आपका सर्किट कंप्लीट होगा। दिख रहा है ना, ये देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा है ना, मैंने लिखा देखो 1 से कहा जाएगा D2, D2 से कहा जाएगा RL से कहा जाएगा D4 से कहा जाएगा 2 पे, और सर्किट आपका ऐसा कंप्लीट होगा। आ रही बात समझ में, ऑनलाइन बैच समझा क्या? यस यस। हाँ, रट्टा मार के कुछ होगा नहीं, आपको ये समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका दिमाग पूरा आउट होता है, याद रखो। ठीक है, अभी अगर आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल समझाए तो निगेटिव हाफ साइकिल एकदम इसका उल्टा मतलब क्या सर, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे क्या दूंगा निगेटिव हाफ साइकिल में, इधर क्या रहेगा निगेटिव, इधर क्या रहेगा पॉजिटिव। अभी सोच के बताओ क्या रहेगा, फिर कौन सा ऑन रहेगा, D1 और D3 क्या रहेगा ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस, मतलब ये क्या रहेगा आपका ऑन, और D2 और D4 क्या रहेगा ऑफ, मतलब रिवर्स बायस, मतलब ये क्या रहेगा आपका ऑफ। और फिर करंट कैसे फ्लो होगा, अभी देखना यहाँ से आ गया ना 2, मतलब इधर जाएगा D3 में जाएगा, वापस इधर आएगा और इधर आएगा, बराबर। तो यहाँ से लेके ऐसा करंट आपका फ्लो होगा, कल आता। और दोनों केस में डायरेक्शन देखो, आपका करंट इधर से ही जा रहा है, यहाँ से इधर है, ये ब्लू वाले में देखना करंट आपका ऐसे जा रहा है, बराबर। इधर देखना येलो वाले में भी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दोनों में क्या है डायरेक्शन सेम है, मतलब क्या रहेगा डीसी करंट। आई बात समझ में। तो इसका सर वेवफॉर्म कैसे आएगा, तो अगेन सेम टू सेम, आप मत निकालना, मैं निकाल रहा हूँ, सेम वेवफॉर्म है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब आप बोलोगे सर कितना टाइम पास करना है, लेकिन ये ऐसा ही है, आपको अलग कुछ लर्न करना ही नहीं है। यहाँ पे दोनों के लिए निकालूंगा और बाद में क्या रहेगा आपका फाइनल। बोलो अभी क्या रहेगा, पहले इसमें इधर ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, दूसरे केस में ऑफ रहेगा ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा ऑन रहेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए दोनों का मिल के, मतलब एवरेज, तो क्या रहेगा ऑन 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 ऑन, खत्म। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे बस लेबल करना है, डी कौन सा था D2 और D4 ऑन, यहाँ पे D2 D4 ऑन, और यहाँ पे क्या रहेगा D1 D3 ऑफ। वैसे उल्टा करके फाइनल इसमें ऑन 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 ऑन। सब जगह नाम लिखना है क्या, तो बिल्कुल नहीं, 2 जगह नाम लिखो, ये 2 जगह, ये 2 जगह, खत्म। और मैंने तो बोला ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये और ये फाइनल निकाला तो भी आपको मार्क्स मिलता है, समझा? ठीक है, इसका भी डेफिनेशन सेम डेफिनेशन आएगा, देखो वो भी आपको अलग से लर्न करने की नहीं है। जैसे अभी हमने सेंटर टाइप का निकाला, सेंटर टाइप का लिखा था, यहाँ पे क्या लिखोगे, अ ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच यूज अ ब्रिज रेक्टिफायर
एंड अलाउज डीसी करंट टू फ्लो थ्रू द लोड ड्यूरिंग एंटायर पीरियड ऑफ इनपुट एसी साइकिल। कुछ भी नहीं, सेंटर टैप निकालना है, उसकी जगह क्या लिखना है, ब्रिज वेव, खत्म। समझा? ऑनलाइन बैच समझा क्या? यस सर। सबको समझा बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन में सबको क्लियर? ठीक है, तो अभी ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें फिर टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि मैंने नोट्स में दिया है, अभी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझेगा? ठीक है, जिनको ये करना है तो फ़ोटो निकाल लो, बाद में आप ये कर, फ़ोटो निकाल लो, फ़ोटो ले लो, मतलब आपको ये मेन आप याद रखना। हाँ, एग्ज़ाम में ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन आपको लर्न करने के लिए आप ऐसे लिखो, कहते हैं ना, लर्न करने के लिए आप ऐसे लिखो। एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने नोट्स में दिया है, और नोट्स में का सेम टू सेम कॉपी करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यू कैन राइट ऑन योर ओन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स मिलेगा। मेन डायग्राम अच्छे से निकालो, वेवफॉर्म अच्छे से निकालो, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ आगे। यस सर। बाद में एक बार ग्रुप पे डाल देना अपने, मैं जो नया ग्रुप बना है ना उस पर वो, या मुझे भेजो, मैं डालता हूँ। हाँ, उसके बाद अभी आपकी क्वेश्चन बैंक में भी है ये डेफिनेशन से, फाइनल एग्जाम में भी ये डेफिनेशन पूछते हैं, कौन सा भी 2 डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखने वाले हैं, तो डिफरेंस में भी आपको ये लगेगा, ठीक है? तो 1 बाय 1 डेफिनेशन हम लिखते हैं, क्या है लिखेंगे, चलो लिखो, चलो। फर्स्ट डेफिनेशन है रिपल। हाँ, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दो मैंने नोट्स में दिया है, बहुत सिंपल इसलिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन भी अगर आप बोलोगे तो एप्लीकेशन ये यूज़ होता है पावर सप्लाई में, बैटरी चार्जर्स में यूज़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा पावर आपको लगेगा वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? तो आपके जो लैब है, लेबोरेटरी है कॉलेज का लैब में, तो वहाँ पे भी आपका ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है, ठीक है? हाँ, लिखो, रिपल का मतलब मैंने बताया था आपको, रिपल का मतलब क्या होता है, क्या नहीं पता? लिखो चलो। द AC component present in the AC component present in the output of diode rectifier is called as ripple. The AC component present in the output of diode rectifier is called as ripple. ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने देखा, मैंने कल भी आपको बताया कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, डीसी नहीं रहता है, क्या रहता है, पल्सुएटिंग डीसी। पल्सुएटिंग डीसी का मतलब ये ऐसा, तो पल्सुएटिंग का मतलब क्या, जिसमें एसी भी है और क्या है, डीसी भी है। तो वो जो एसी आपका जो प्रेजेंट है, दैट एसी इज कॉल्ड एज रिपल, उसको हम बोलते हैं रिपल। तो क्या लिखा है देखो, द एसी कंपोनेंट किस में रहता है, प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज रिपल। समझा? बहुत सिंपल है, याद रहेगा, ठीक है? बोलो एक बार, क्या है डेफिनेशन? द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज रिपल। ठीक है, समझा बेटा? ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? यस सर। उसके बाद रिपल फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो अभी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने ईसी में भी देखा है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो वही डेफिनेशन को अभी आपको यहाँ पे थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना है। रिपल का मतलब क्या होता है, एसी कंपोनेंट, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर, बराबर? तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सिंपल लॉजिक से बताओ। रिपल का मतलब एसी कंपोनेंट, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर्स इन सेकेंड, बराबर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ रिपल्स प्रेजेंट इन एसी कंपोनेंट 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज रिपल फ्रीक्वेंसी।
बराबर ना, लिखो डेफिनेशन लिखो। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, ऐसा याद रखो तो आपको डेफिनेशन इमीडिएटली रिकॉल होगा। द नंबर ऑफ रिपल टर्न्स, द नंबर ऑफ रिपल टर्न्स प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। हाँ, ये O/P लिखा है, इसका मतलब आउटपुट। द नंबर ऑफ रिपल टर्न्स प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट पर सेकेंड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पर सेकेंड इज कॉल्ड एज रिपल फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ, मतलब ये वाला जो है, ये 1 सेकंड में ये कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो एक बार डेफिनेशन बोलना। हाँ, पर सेकेंड ये आना ही चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है। नंबर ऑफ रिपल टर्न्स प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझा बेटा? ऑनलाइन बैच समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट लिखना रिपल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज रिपल फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ RMS value of AC component. It is the ratio of RMS value of AC component to the DC component in the rectifier output. It is the RMS value of ratio of RMS value of AC component to the RMS value of to the DC component present in the rectifier output is called as ripple factor. ठीक है, सिंपल इट इज रेशियो है। RMS क्या है तो हमने EC में बोला था, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हाँ, या इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू, बराबर। तो आपका जो रेक्टिफायर का आउटपुट है तो उसमें रिपल फैक्टर कितना रहेगा, तो रिपल फैक्टर कितना रहेगा मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू ऑफ DC, इसका जब हम रेशियो लेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, और आइडियली ये कितना होना चाहिए, मतलब जब ये रेक्टिफायर हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि इसका रिपल फैक्टर कितना है, तो जितना रिपल फैक्टर कम उतना वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, बराबर ना, क्योंकि रिपल का मतलब क्या, AC, और हमको AC नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, DC चाहिए। तो जितना रिपल फैक्टर ज़्यादा उतना वो रेक्टिफायर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, जितना रिपल फैक्टर कम उतना क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का वैल्यू आइडियली कितना होना चाहिए, 0, लेकिन ये 0 रहता नहीं है। अगर ब्रिज वे रेक्टिफायर करेंगे तो उसका वैल्यू कम रहता है, अगर सेंटर टैप का करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, अगर हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव में बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए हम हाफ वेव की जगह क्या यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल का परसेंटेज क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, रहेगा याद? एक बार बोलो क्या डेफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ इन दी रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, और आइडियली कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, समझा बेटा? ऑनलाइन बैच यस सर। जाओ आगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखना रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, इसका सिंबल जो निकाला है इसको हम बोलते हैं ईटा। हाँ, इसको हम बोलते हैं ईटा। लिखो मत, पहले समझ लो।
ध्यान देना, देखो अभी मैं इफिशियंसी का मतलब बोलता हूँ, फिर आपने मुझे आंसर करना। इफिशियंसी का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का इफिशियंसी निकालना है तो उसका इफिशियंसी का मतलब क्या कि मैंने उसको कितना इनपुट दिया और उसने मुझे कितना आउटपुट दिया, बराबर। तो नॉर्मल इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या रहेगा? आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है डैश डैश पावर डिवाइडेड बाय डैश डैश पावर। तो डैश डैश पावर मतलब कौन सा पावर रहेगा? आउटपुट पावर, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? इनपुट पावर। लेकिन कौन सा, डीसी रहेगा या एसी रहेगा? तो अभी आप सोच के बताओ। रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन में आउटपुट में क्या होता है? एसी रहता है या डीसी रहता है? डीसी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? डीसी। इनपुट क्या रहता है? एसी। एसी, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? एसी। तो खत्म। डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। समझा? सिंपल है, लिख लो। चलो फॉर्मूला लिख लो। डेफिनेशन आपको लिखते आएगा। इट इज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर। समझा बेटा? ऑनलाइन मैथ। Yes, sir. फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखते आएगा आपको। डेफिनेशन में कैसे अभी लिखो मत, कैसे लिखोगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। तो आपको क्या लग रहा है कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए या 0% होना चाहिए? 100%। सिंपल लॉजिक है ना। इफिशियंसी कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना मुझे क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। तो इट शुड बी 100%। लेकिन इतना मिलता नहीं है, इससे कम ही मिलता है। समझा? क्योंकि आप इनपुट देते हो पढ़ाई के लिए, लेकिन आउट ऑफ किसी किसी को मिलता है, लेकिन उनका कोशिश ज़्यादा रहता है। कोई करता है लेकिन 68 69 मिलता है। तो बराबर समझा अभी? तो उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। हाँ, कोई कुछ भी नहीं करता तो भी मिल जाता है, फिर हम सोचते हैं यार इसको कैसे मिल गया। हाँ, कोई कुछ भी नहीं करता लेकिन रिजल्ट भी वैसे आता है, लेकिन बोलता है कि मैं कैसे फेल हो गया। तो ऐसा भी केसेस होता है। तो इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना TUF। TUF का मतलब है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या होता है? तो जब भी हम कुछ ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं या रेक्टिफायर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इसका TUF कितना है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना वारंटी पीरियड रहता है, ये कितने टाइम तक चलेगा, वैसा ही क्या रहता है ट्रांसफार्मर का? क्या रहता है? TUF, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि ये कितना यूटिलाइज हो सकता है। तो देखो इसका डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। DC आउटपुट पावर टू द AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हाँ, मतलब जो पावर रेटिंग दिया रहेगा उसके बेसिस पे ये आपको कितना आउटपुट देगा। तो ये भी कितना होना चाहिए? इट शुड बी 100%। ये भी 100% रहा तो अच्छा रहेगा। हम देखते फिर उसका TUF कितना है, मतलब ये कितने देर तक चल सकता है, कितना रेटिंग आपको देगा। ठीक है, तो DC आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC पावर रेटिंग, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ऑनलाइन बैच समझा?
Yes, sir. जाओ आगे, लास्ट है आपका PIV, जिसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ये हमने डायोड के इसमें भी मैंने आपको बताया था, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका लिखना, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज that appears across a rectifier diode when it is reverse bias. The maximum negative voltage that appears across a rectifier diode when it is reverse bias. हाँ, मतलब क्या सर? तो देखो, ये वाला मैंने आपको बताया था, इधर VR, इधर रहता है आपका IR। तो ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज विच कैन अपीयर्स अक्रॉस अ डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस। ठीक है, PIV आपका हमेशा कब आएगा? रिवर्स में ही आएगा, और PIV का फुल फॉर्म है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है सर, फिर आप बोलोगे कि सर ये अभी कहाँ यूज होगा? हाँ, तो आगे अभी देखते हैं हम। इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर, या इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये 6, कितना लिखा हमने? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको हम देखने वाले हैं रेक्टिफायर का लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो वो रेक्टिफायर के इसमें आपको ये पैरामीटर्स यूज होगा। हाँ, तो ये डिफरेंस के लिए भी यूज होता है। अगर डिफरेंस नहीं पूछा तो इसका क्या बोलते हैं, इसका ये आता है डेफिनेशन पूछते हैं, 2 नहीं तो 3 डेफिनेशन आपको आता ही है। आपका क्वेश्चन बैंक देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में भी आपका ये है, कंप्यूटर वालों का, IT वालों को भी ये आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो एक बार एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। क्या बोला? पहला डेफिनेशन था आपका रिपल। क्या बोलोगे? द AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी रेक्टिफायर आउटपुट इज कॉल्ड एज रिपल। पहला आ गया तो आपको बाद में इमीडिएटली आ जाएगा। सेकेंड क्या है? रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब बोला नंबर। हाँ, तो क्या बोलोगे? द नंबर ऑफ रिपल टर्न्स प्रेजेंट इन दी रेक्टिफायर आउटपुट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज रिपल फ्रीक्वेंसी। तीसरा, रिपल फैक्टर क्या है? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू दी DC कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिपल फैक्टर। और ये कितना होना चाहिए? आइडियली 0 होना चाहिए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, इससे याद रखो। ठीक है, तो रेक्टिफायर में आउटपुट क्या होता है? DC, इनपुट क्या होता है? AC। तो ये इट इज़ द रेशियो ऑफ DC आउटपुट पावर टू दी AC इनपुट पावर ऑफ रेक्टिफायर। उसके बाद DUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये भी क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो? DC आउटपुट पावर टू दी AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और उसके बाद PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। इट इज़ द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज विच कैन अपीयर्स अक्रॉस अ रेक्टिफायर डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस। हाँ, व्हेन इट इज रिवर्स बायस। तो इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, जाओ आगे। ऑनलाइन बैच, Yes, sir. लिखना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता ही है MSBT के इसमें। ENTC वाले स्टूडेंट रहेंगे तो उनको तो ये आना ही चाहिए। ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डिफरेंस अभी यहाँ पे जो आपको पूछते हैं तो वो पैरामीटर के बेस पे पूछते हैं। पैरामीटर मतलब ये वाला पैरामीटर। तो ऐसे नहीं कि आपको डिफरेंस कुछ भी लिखना है। उन्होंने जो पैरामीटर्स दिया है
वो पैरामीटर्स लेके आपको लिखना है। हाँ, पहले जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 पैरामीटर जो लिखा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन इसके अगले वाले पेज पे जो पैरामीटर्स है वो ज़्यादा आता है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले अभी हम ये देखेंगे ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना। पहले इसमें रहेगा आपका, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, फिर हाफ वेव, फुल वेव और क्या है आपका ब्रिज वेव। डिग्री का है, डिग्री में भी आपको ये सब पढ़ना। ठीक है, जाओ चलो। पहला पैरामीटर लिखा है नंबर ऑफ डायोड्स। बहुत फालतू पैरामीटर है, आना ही चाहिए। फालतू मतलब बहुत इजी है। बोलो आप, डायग्राम याद करोगे तो इमीडिएटली आएगा। नंबर ऑफ डायोड्स कितना यूज होता है? 1। इधर कितना होता है? इधर कितना होता है? तो 1 2 का 4 याद रहेगा। अब ये 1 2 4, इसमें 1 डायोड, इसमें 2 डायोड, इसमें 4 डायोड। ठीक है। उसके बाद एवरेज लोड करंट। एवरेज लोड करंट, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। यहाँ पे है Im/π। Im का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। हाँ, तो I और नीचे M ऐसे लिखना है। हाँ, इधर Im/π, इधर होता है 2Im/π, इधर होता है 2Im/π। सर 2 क्यों? क्योंकि ये फुल वेव है, इसके लिए यहाँ पे 2। और लोड वोल्टेज का तो एकदम सिंपल है। सिंपल मतलब अगर यहाँ पे करंट है तो करंट के लिए मैंने क्या लिखा? I। तो वैसे ही अगर यहाँ पे वोल्टेज हो तो क्या लिखोगे? इतना सिंपल है। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Vm/π, 2Vm/π, 2Vm/π। हाँ, इसलिए मैंने बोला ये फालतू, बहुत फालतू है, तो ये ज़्यादा पूछते नहीं है। नेक्स्ट वाला जो है वो पूछते हैं। आरएमएस लोड करंट। आरएमएस लोड करंट इधर होता है Im/2, इधर होता है इधर होता है Im/√2, इधर होता है Im/√2। ठीक है। और सेम लोड वोल्टेज में क्या लिखोगे? Im की जगह Vm/2, Vm/√2, इधर रहेगा Vm/√2। बस करंट है तो I लिखा, वोल्टेज है तो V लिखा। ठीक है, समझा है क्या? ऑनलाइन बैच समझा, मतलब इसमें और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, आपको बस वो वैल्यू लिखना है। Im/π, 2Im/π, 2Im/π, सेम Vm/π, 2Vm, 2Vm/π। इधर Im/2, Im/√2, Im/√2, इधर Vm/2, Vm/√2, Vm/√2। ठीक है। मेन अभी आएगा आगे वाला। जाओ आगे। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन बैच। यस सर। झालं तुमचं? नेक्स्ट पैरामीटर है PIV। हाँ, मेरे साथ ही लिखो आप, मतलब लर्न भी हो जाएगा। PIV का मतलब ये देखो, ये जितने भी 1 2 3 4 5, ये 5 पैरामीटर का डेफिनेशन पहले हमने देखा। उसके बाद अभी हम क्या लिख रहे हैं? इसका वैल्यू लिख रहे हैं। तो पहला है PIV का मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है VM का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ब्रिज वेव में भी होता है VM, और फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप इधर होता है 2VM विद सेंटर टैप।
तो ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो, इसके न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होगा। सेंटर टैप में क्या होता है 2Vm, बाकी इसमें क्या रहेगा Vm Vm। Vm का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। रिपल फ्रीक्वेंसी ये तो बहुत इजी है, दिस इज हाफ वेव है तो इसमें रहता है 50 हर्ट्ज। ये फुल है तो कितना रहेगा 100 हर्ट्ज, तो यहाँ पे रहेगा 100 हर्ट्ज, यहाँ पे रहेगा आपका 100 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर ये होता है 121%, ये होता है 48%, और ये होता है 48%। हाँ, ये परसेंटेज ही लिखना है, अगर परसेंटेज नहीं लिखा आपने मार्क्स मिलेगा नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ कुछ इसमें 121% की जगह 1.21 दिया है, तो वो भी आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो 121 डिवाइडेड बाय 100 आपका आंसर आता है 1.21। तो अगर आपको परसेंटेज नहीं लिखना है तो आप फिर क्या लिखोगे 1.21। ठीक है, 48% नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.48। हाँ, लेकिन कौन सा भी एक याद रखो, मार्क्स आपको मिलेगा। तो 121%, 48%, 48%। देखो रिपल फैक्टर हमने क्या देखा था, ये आपका कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन हाफ वेव में कितना है 121%, सेंटर टैप में कितना है 48, और इसमें कितना है 48। ठीक है बेटा, ऑनलाइन बैच जाओ आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट जाओ आगे। उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, तो ये कितना होता है, हाफ वेव में होता है 40.6%, फुल वेव रेक्टिफायर में होता है 81.2%, इधर होता है 81.2%। आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू ऐसा ही लिखना है क्या, तो ऐसे ही लिखना है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, मतलब अभी आपको इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा, याद रखो। ये सेम टू सेम आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो इफिशियंसी का भी हमने बोला था कि ये 100% होना चाहिए, लेकिन हाफ वेव में कितना है 40.6% ही है। सेंटर टैप में ज़्यादा है 81, इधर भी आपका कितना है 81। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये दोनों तो सेम सेम है, फिर ऐसा क्यों बनाया है, तो पहले इन्वेंट हुआ ये, उसके बाद ये इन्वेंट हुआ। हाँ, लेकिन ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर थोड़ा बल्कि होता है, साइज उसका बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिज वेव। ठीक है, तो ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते, यूज़ ये ज़्यादा होता है। इसका इफिशियंसी भी इसका अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये वाला। क्योंकि देखो ना, इसका निगेटिव वोल्टेज इसका बहुत ज़्यादा है, इसका निगेटिव वोल्टेज क्या है, कम है, तो इसके लिए आपका यूज़ होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। लास्ट वन TUF, तो TUF इसका होता है 28.7%, इधर होता है 69.2%, और इधर होता है 81.2%। देखो इससे भी आपको पता चलेगा कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसका TUF दोनों से बहुत ज़्यादा है, 81.2%। देखो फिर से एक बार क्या है, 28.7%, 69.2%, 81.2%। आपको अलग कुछ लर्न करना ही नहीं है। यहाँ पे 121%, इधर जो है वही है 48, फिर इधर 40.6%, 81.2%, 81.2%, यही नीचे कॉपी कर लो 81.2%, सेम टू सेम है ना, बस आपको ये दो वैल्यू लर्न करना है, 28.7%, 69.2%। ठीक है, एक बार 2 मिनट देता हूँ, एक बार लर्न करो, फिर हम देखते हैं आपको कितना याद है। नॉर्मली सबको पूछता हूँ, जिसको जो याद रहेगा वो बोलना है। हाँ, पहले ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बात किया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो पिछले वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, नंबर ऑफ डायर्स 1 to 4, एवरेज लोड करंट IM अपॉन पाई, 2IM अपॉन पाई, 2IM अपॉन पाई, वोल्टेज में बस VM लिख दो, फिर RMS लोड करंट IM अपॉन 2, IM अपॉन √2, IM अपॉन √2, फिर इधर V लिख दो, फिर PIV, VM, 2VM, VM,
रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। फिर रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी है ना, नहीं, रिपल फैक्टर 121%, 48%, 48%। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 40.6%, 81.2%, 81.2%। TUF 28.7%, 69.2% एंड 81.2%। ठीक है, देखते हैं अभी कितना लर्न है आपको। बोलो क्या था, पहला क्या था? हाँ, नंबर ऑफ डायोड्स 1, 2, 4। उसके बाद एवरेज लोड करंट क्या था? IM अपॉन पाई, 2IM अपॉन पाई, सेम 2IM अपॉन पाई। फिर एवरेज लोड वोल्टेज VM अपॉन पाई, 2VM अपॉन पाई, और इधर सेम। उसके बाद RMS लोड करंट IM अपॉन 2√2, IM अपॉन √2, और RMS लोड वोल्टेज VM अपॉन 2, VM अपॉन √2, VM अपॉन √2। उसके बाद मेन आते हैं अभी ये वाले पैरामीटर। हाँ, पहला है PIV, क्या है? VM, 2VM, VM। उसके बाद आते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। उसके बाद रिपल फैक्टर 121%, परसेंट बोलना नहीं। फिर 48%, 48%। उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 40.6%, 81.2%, 81.2%। और लास्ट है आपका TUF। तो इधर तो 81.2%, ये कॉपी कर लो, बस दो करना। क्या है? 28.7%, 69.2%। खत्म। ठीक है, समझा? ऑनलाइन बैच ओके है? ठीक है, रहेगा बेटा यार। इकडे करू